बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पैरामेडिक्स 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम की फ़र्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। एनाटॉमी की एक चैप्टर है नर्वस सिस्टम, जिसका स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नर्वस सिस्टम जो है इसमें कुछ मुश्किल है, उनको समझ नहीं आ रही है। इस वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो आज हम अब स्टार्ट करेंगे। ये जो बुक है उस्मानिया एनाटॉमी, ये अक्सर के इंस्टीट्यूट में यूज़ होती है, इस वजह से इस बुक से हम पढ़ेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के द नर्वस सिस्टम क्या है। द नर्वस सिस्टम इज़ द सेंट्रल सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ फंक्शन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के 11 सिस्टम में से एक सिस्टम है, जो कि हमारे बॉडी का एक सेंट्रल सिस्टम होता है। सेंट्रल सिस्टम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, फंक्शंस होते हैं और दूसरे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी के, ये सब को कंट्रोल करता है, इस वजह से इसे सेंट्रल सिस्टम कहा गया है। The nervous system consists of vast number of cell called neurons। जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स से हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उन सेल्स को हम न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। ये जो हमने पढ़ा कि न्यूरॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के, पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना होता है। तो अब हम इन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है चूँकि ये जो हमारे साथ एनाटॉमी है, इसमें हम ज़्यादातर एनाटॉमी में क्या करते हैं, लोकेशन और स्ट्रक्चर्स पे अपना फोकस करते हैं। फंक्शन भी पढ़ते हैं साथ साथ, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्ट्रक्चर और उनकी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और सेल्स वगैरह की लोकेशन होती है। इस वजह से सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दी गई हुई है। A typical neuron has 3 part: cell body, axon and dendron। जो टिपिकल न्यूरॉन होता है जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उसके 3 पार्ट्स है। एक को हम सेल बॉडी कहते हैं, दूसरे को एक्सॉन कहते हैं और तीसरे पार्ट को डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी क्या होता है। द सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेल बॉडी होता है ये एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन का आगे पिक्चर आएगा, वहाँ हम बताएंगे कि सेल बॉडी इसकी कौन सी है, एक्सॉन कौन सी है और डेंड्रॉन कौन से है। तो सेल बॉडी जो है ये एक ऐसी पार्ट होती है न्यूरॉन की कि जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हमारे पास जो गोल्जी बॉडीज़ है वो पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब हमारे साथ जो सेल ऑर्गेनेलीज दूसरे सेल में पाए जाते हैं, ये यहाँ भी न्यूरॉन के सेल बॉडी में भी मौजूद होते हैं। इसके बाद जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन क्या है, इट इज़ लॉन्ग थ्रेड लाइक अनब्रांच प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी। ये जो एक्सॉन है ये एक थ्रेड लाइक अनब्रांच प्रोसेस है, सीधा एक प्रोसेस होता है जिसके कोई ब्रांचेस नहीं होते। ये सेल बॉडी से स्टार्ट होता है, एक साइड से सेल बॉडी के वहाँ से स्टार्ट होके आगे की तरफ गया हुआ है। इट टेक नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उसको लेके सेल बॉडी से दूर जाता है। मतलब सेल बॉडी में जो नर्व इम्पल्सेस होती है, जो मैसेजेस होते हैं, उनको उठा के ब्रेन की तरफ ले जाने में मदद देती है, उनको सेल बॉडी से उठा के वहाँ से ले जाती है।
तो स्टूडेंट्स फिर कह रहा है द एक्सोन इज कवर्ड बाय ए वाइट शीट कॉल्ड माइलिन शीट। यहाँ पे जो एक्सोन है ये एक वाइट शीट से कवर है, एक वाइट मेम्ब्रेनस शीट है जिसने इन एक्सोन को कवर किया हुआ है, उस शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं। दिस शीट इज़ मेड ऑफ फैटी मटेरियल एंड इट इंसुलेट द एक्सोन। ये किस चीज़ से बना है? फैटी मटेरियल से बना है जो कि एक्सोन की प्रोटेक्शन करता है, उसको इंसुलेट करता है। स्टूडेंट्स जो हमारे साथ न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बना है, उनमें बाज़ जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं और बाज़ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं। लेकिन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ये फास्टर न्यूरॉन होते हैं। इनका जो काम है, जो इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन माइलिनेटेड न्यूरॉन के ज़रिए होती है वो फास्टर होती है बनिस्बत नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के। तो ये इसमें जो फैटी मटेरियल बना हुआ है वो प्रोटेक्शन करने में, एक्सॉन की प्रोटेक्शन करने में मदद देती है, वो एक फैटी मटेरियल का बना होता है। द शीट इज़ ब्रोकन एट डिफरेंट इंटरवल कॉल्ड नोड्स। ये जो शीट है एक्सोन के ऊपर से गुज़रते हुए एक इंटरवल में वक्फे से ये क्या हुआ है, वक्फे से ये ब्रोकन हुआ है, वक्फे से। यहाँ पे हम जब स्ट्रक्चर पे आएंगे न्यूरॉन के तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे, हाँ स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो हमारे साथ माइलिन शीट जो बाज़ इंटरवल में देखिए यहाँ से फर्स्ट जो हमारे से सेल बॉडी है वहाँ से स्टार्ट हुआ है माइलिन शीट। ये जो ऊपर शीट होता है इसका ये स्टार्ट हुआ है और बीच में यहाँ आके कटा है, जो इसका हिस्सा है वो क्या हुआ है, बारीक सा हुआ है बीच में। इनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। स्टूडेंट्स इनको नूड बोलते हैं। नूड ऑफ रेनवियर इनको इसलिए बोलते हैं कि एक वो बंदा जिसने इनको फाउंड किया था उसका नाम लोइस एटोइन रेनवियर था, इसलिए उसने अपना नाम इसके साथ जोड़ा है और इसको नोड ऑफ रेनवियर कहा है। तो ये क्या होते हैं, वक्फे से माइलिन शीट जो है वो ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे नोड बन जाते हैं जिनको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर होते हैं इनका क्या काम होता है, ये जो मैसेज की कंडक्शन होती है, जो इम्पल्स की कंडक्शन होती है, मींस कि उस इम्पल्स की कंडक्शन का मतलब ये है कि जो जिस रफ्तार से चली जाती है ब्रेन को ये इम्पल्सिस जो है उसको फैसिलिटेट करती है, उसको तेज़ करने में, रिपीट करने में मदद देती है, ये जो नोड ऑफ रेनवियर है। while distance between two node is termed as Schwann cell। और जो डिस्टेंस होता है इन नोड्स के दरमियान, एक नोड से लेके दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं श्वान सेल। स्टूडेंट्स इसको इन सेल्स को हम श्वान सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि 19th सेंचुरी में एक फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम थियोडोर शिवान था। उस थियोडोर शिवान ने जब इनको फाइंड आउट किया तो उसने इनका नाम जो है अपने नाम से जोड़ के श्वान सेल रखा। इसको स्टूडेंट्स आप लोग की याद रखें कि जो श्वान सेल है इसको हम न्यूरोलीमा सेल बी कहते हैं। न्यूरोलीमा सेल और श्वान सेल में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होनी है, इसको हम न्यूरोलीमा सेल बी कहते हैं और इसका काम ये होता है कि ये जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें एक्सोन के ऊपर जो हमने माइलिन शीट की बात की कि एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट बनती है, तो वो माइलिन शीट इन्हीं श्वान सेल के ज़रिए बनती है। इन्हीं श्वान सेल की जिम्मेदारी होती है कि ये एक्सोन को माइलिनेटेड करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक्सॉन की बात की, अब आगे हमारे साथ डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन को हम क्या डेंड्रॉइड्स भी बोलते हैं। डेंड्रॉन का मतलब क्या होता है, डेंड्रॉन का मतलब ट्री होता है, ट्री को हम डेंड्रॉन बोलते हैं और ये एक ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उनके साथ रिजेंबल करते हैं, इस वजह से इनको हम डेंड्रॉन बोलते हैं या डेंड्राइट्स बोलते हैं। These are the short processes arise from the cell body। ये short processes होते हैं जो कि cell body से arise हुए हैं। Their function is to bring impulses toward the cell body। ये जो हमारे body parts है वहाँ से क्या करता है, body parts से जो मैसेजेस होते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं उसको कलेक्ट करके ब्रिंग करके सेल बॉडी की तरफ लाता है।
डेंड्रॉइड का काम क्या होता है? सेल बॉडी से अराइज होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट से या दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेजेस होते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं, उनको कलेक्ट करके सेल बॉडी की तरफ लाता है। और जब सेल बॉडी में पहुंचा देता है तो वहां से एक्सॉन जो है वो उसको उठा के एक्सॉन टर्मिनल तक ले जाता है। और जब वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाती है तो उसके पीछे एक और न्यूरॉन होता है, एक और न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स शामिल वहाँ पे होते हैं। वो फिर वहाँ से वो मैसेज कलेक्ट करके उस न्यूरॉन के सेल बॉडी में पहुंचाते हैं। फिर वो न्यूरॉन के सेल बॉडी से उसका एक्सॉन उठा के आगे ले जाता है। इसी तरह जो इम्पल्सेस है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम की जो डिवीजन है वो किस बेस पे की गई है और कितने में उसकी कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बुक है बड़ी शॉर्ट किस्म की बुक है, तो इसमें जो नर्वस सिस्टम की जो डिवीज़न है ये थोड़ी शॉर्ट अंदाज में दी गई है, लेकिन इसको समझने के लिए, डिवीज़न को समझने के लिए मैं जो डिवीज़न आप लोगों को बता रही हूँ वो अपने साथ नोट कर ले और फिर उसको देखें तो आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो डिवीज़न के बारे में, नर्वस सिस्टम के डिवीज़न के बारे में क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारा 2 पे डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, इनको मिला के हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये भी आगे डिवाइड होता है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी आगे डिवाइड होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे साथ आगे जब डिवाइड होता है तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 में डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे साथ इनवॉलेंट्री होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल होता है। जो हमारे साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इस पे हमारा कंट्रोल होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे साथ जो स्केलेटल मसल है, हमारे स्केलेटल मसल जो है ये एज ए सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनके ज़रिए काम करता है। जैसे कि हमारे जो मूवमेंट है, हम चल रहे हैं तो हमारे चलने पे हमारा क्या है? हमारा कंट्रोल है। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो 2 डिवीजन थे, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम था। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसके आगे अब डिवीजन नहीं है, ये यहाँ तक ख़त्म होती है। और जो हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा काबू नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ ये फिर 2 में डिवाइड हुआ है। एक हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फ्लाइट और फाइट मोड भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जो भी इमरजेंसी कंडीशन अराइज होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्हेंस होता है और वो अपना काम स्टार्ट करता है। इसके ज़रिए हमारे जो हमारा हार्ट रेट है और हमारा ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पपिल्स जो है वो हमारे डायलेट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की टाइप जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे थे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे साथ क्या होता है, जो जितने भी हमारे हार्ट रेट है, ब्रीथिंग रेट है, वो सब क्या होती है, वो सब हमारे साथ इंक्रीज़ होती है, जबकि डाइजेशन जो है वो हमारे साथ डिक्रीज़ होता है। और अब जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी नर्वस सिस्टम होती है जिसको हम रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो हमारा बॉडी होता है, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से इन्हेंस हुआ है, ये दोबारा से अपने नॉर्मल कंडीशन को पहुंच जाती है। ब्रीथिंग रेट और जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाती है और डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है। डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो है वो सिक्रीट होना इंक्रीज़ हो जाते हैं और डाइजेशन हो जाती है। तो इसलिए हम इसे रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एग्जांपल देती चलो। फ़र्ज़ करें आप जो है वो एक रास्ते में थे, रात का टाइम था और आप रास्ते में थे। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक कुत्ता आ रहा होता है, एक तेज़ी से कुत्ता आ रहा होता है सामने से। तो आप लोग उसको देख के क्या होता है, आप लोग डर जाते हैं, आप लोग इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब इससे कैसे भागना है। तो आप में जब वो टाइम आता है, कुत्ते को देखते हैं और वो आपके नज़दीक आ रहा होता है भौंकता हुआ जो कुत्ता है वो, तो आप लोग डर जाते हैं। आप लोगों का इस टाइम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आप लोगों की बीपी भी इंक्रीज़ होती है, हार्ट रेट भी तेज़ होता है, पपिल ऐसे डायलेट हो जाते हैं और आप लोग जो है वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस जगह पे जाके उस कुत्ते से आप लोगों की जान छूट जाती है, आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ, अब ये ख़तरा चला गया, कुत्ता चला गया, अब मेरे पीछे वो नहीं आ सकता, मैं उससे बच गया। या किसी घर के अंदर आप चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो आप लोग जान लेते हैं कि हाँ, कुत्ता चला गया, अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होगी और क्या करेगी, आके आपके जो हार्ट रेट, जो पपिल डायलेशन हुई थी, जो हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई थी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हुई थी, उसको दोबारा नॉर्मल की तरफ लाएगी, उनको डिक्रीज़ करेगी और आपकी रेस्टिंग और डाइजेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। आप लोग रेस्ट करेंगे और डाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। तो ये हमारे साथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारे साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप थी, ये भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 में डिवाइड हुआ है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड नहीं हुआ है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 में डिवाइड हुआ है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये आप लोगों को अभी पता चल गया हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीज़न का। अब चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीज़न की तरह। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आप लोगों को पता है कि ये कंपोज है किन चीज़ों से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। स्टूडेंट्स, जो स्पाइनल कार्ड है वो हमारा एक ही स्पाइनल कार्ड होता है, उसकी कोई डिवीज़न वगैरह नहीं होती। अब जो हमारा ब्रेन है वो डिवाइड होता है 3 में। 3 में किस तरह, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जो हमारा फोर ब्रेन है वो दोबारा डिवाइड होता है 2 में। एक को हम टेलेनसेफेलॉन बोलते हैं, दूसरे को हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं। अब ये जो टेलेनसेफेलॉन है ये डिवाइड हुआ है 4 में। एक को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरे को बेसल गैंग्लिया कहते हैं, तीसरा हिपोकैम्पस है और फोर्थ जो है वो हमारे साथ एमेग्डिला है। और जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन डिवाइड हुआ है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। तो ये जितने पार्ट्स थे हमारे फोर ब्रेन के पार्ट्स थे। अब हमारा जो मिड ब्रेन है वो डिवाइड हुआ है सिर्फ एक में, सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मिड ब्रेन छोटा होता है इस वजह से, और उसे हम क्या बोलते हैं, मेसेनसेफेलॉन बोलते हैं। मेसेनसेफेलॉन हम मिड ब्रेन को बोलते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसका जो डोर्सल और वेंट्रल इसका एरिया होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है। जो इसका डोर्सल साइड होता है, जो इसका डोर्सल मतलब कि पीछे की तरह जो इसका साइज़ होता है, इसका जो बैक साइड होता है उसको नाम दिया है टेक्टम, और इसका जो सामने वाला हिस्सा कि हम इसे वेंट्रल पार्ट कहते हैं उसको नाम दिया हुआ है टेगमेंटम। ये जो इसके जो पार्ट है मिड ब्रेन के स्टूडेंट्स, टेक्टम और
टेगमेंटम, मतलब कि इसका पीछा वाला ये डिवाइड नहीं हुआ है। मिड ब्रेन एक ही है जिसे हम मेसेंसेफेलोन बोलते हैं। इसके जो पीछे वाला जो इसका पीछे से अगर हम देखें तो उसको हम टेगमेंटम कहते हैं और टेक्टम कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, टेक्टम कहते हैं। पीछे वाले हिस्से को हम टेक्टम कहते हैं और सामने वाले हिस्से को हम टेगमेंटम कहते हैं। और ये जो हमारा टेक्टम होता है, इसका क्या काम होता है? जो डोर्सल साइड है, टेक्टम जो बैक साइड है, इसका ये काम होता है कि ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस, जो ऑडिटरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, उनके लिए ये जिम्मेदार होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब कि हमारी हियरिंग की। और जो विजुअल जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो टेगमेंटम होता है, जो सामने वाला, जिसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं मिड ब्रेन के, टेगमेंटम, इसका काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मूवमेंट्स की, हमारे बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करता है। और अनवांटेड मूवमेंट जो होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है और हमारे बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट रखता है। ये हमारे साथ मिड ब्रेन की बातें थी, मेसेंसेफेलोन की। अब जब हम हाइंड ब्रेन पे आ जाए तो हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये डिवाइड हुआ है टू में। एक को हम मेटेनसेफेलोन बोलते हैं और दूसरे को हम मेलेनसेफेलोन बोलते हैं। स्टूडेंट, जो मेटेनसेफेलोन है वो उसके फिर दो हिस्से हैं, एक पोन्स है, एक सेरिब्लम है। और जो मेलेनसेफेलोन है वो उसका सिर्फ एक ही हिस्सा है जो कि मेड्यूला है। तो ये हमारे साथ हाइंड ब्रेन हो गया। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आप लोगों को डिवीज़न बताई, इसको अपने साथ एक चार्ट बना ले और फिर उसको आप जब देखेंगे उस चार्ट को तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे नर्वस सिस्टम की जो डिवीज़न है वो किस तरह की गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमने इसका डिवीज़न जो है वो पढ़ लिया। अब हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ आप लोगों के बुक में जो दिया गया है वो पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। हमें पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे मुश्तमिल है। द ब्रेन लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल एंड इट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। जो ब्रेन है वो हमारे क्रेनियल कैविटी में मौजूद होता है। क्रेनियल कैविटी, हम स्कल के अंदर जो कैविटी होता है, कैविटी मीन्स के जो होल बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैविटी बोलते हैं। और क्रेनियम, हम हमारा जो स्कल है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। जो हमारा खोपड़ी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसको क्रेनियल कैविटी। जो हमारा स्कल का क्रेनियल कैविटी होता है, जहाँ पे ब्रेन होता है, इस एरिया को हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। तो ब्रेन वहाँ पे होता है। और ब्रेन के हमारे साथ फॉलोइंग पार्ट्स है, वो कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स है हमारे साथ? सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट डिवीजन है। जो इसका मेन डिवीजन, जो लॉन्ग डिवीजन है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस बुक में जो डिवीजन दी गई है वो शॉर्ट से दी गई है। अब मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन की कोई पार्ट, कोई डिवीजन नहीं है, बस इसका एरिया है टेक्टम और टेगमेंटम, जिसका मैंने आप लोगों को बताया। अब हाइंड ब्रेन पे अगर हम जाए तो हाइंड ब्रेन में हमारे साथ पोन्स विरोली है, मेड्यूला ओब्लंगेटा है और सेरिब्लम है, जिसका मैंने अलग अलग से आप लोगों को बताया कि मेलेनसेफेलोन और मेसेंसेफेलोन, इसके जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको बताया। अब है द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन कॉल्ड meninges. The meninges give the protection to brain and spinal cord. The space between these meninges is filled by a specific fluid called cerebrospinal fluid (CSF), which support and protect the brain and spinal cord. अब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है उसमें वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, दोनों, ब्रेन भी और स्पाइनल कार्ड भी। जो जिन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं उन मेम्ब्रेन को हम मेनिंजेस बोलते हैं। उनको हम मिला के मेनिंजेस बोलते हैं और अगर एक की बात करें तो हम मेनिंग्स बोलते हैं उसे। तो ये हमारे साथ थ्री होती है। जो आउटर मोस्ट होता है उसको हम दुरामेटर बोलते हैं और जो इसके नीचे होता है, आउटर मोस्ट दुरामेटर के नीचे जो होता है उसको हम आर्केनोइड मेटर कहते हैं और जो सबसे इंटरनल होता है उसको हम पायामेटर कहते हैं। तो ये थ्री मेनिंजेस है, ब्रेन में भी है और स्पाइनल कार्ड में भी है। ये जो मेनिंजेस होते हैं इनका काम ये होता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करते हैं और इन मेनिंजेस के दरमियान, इन मेनिंजेस के बिटवीन स्पेस होता है और उस स्पेस में एक फ्लूइड पाई जाती है। उस फ्लूइड को हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF कहते हैं।
CSF का क्या काम होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती है और उसको प्रोटेक्ट करने में मदद देती है। स्टूडेंट, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन पैदा होगी कि इस फ्लूइड में आखिर क्या है जो कि जिसके ज़रिए ब्रेन को सपोर्ट मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट मिलती है और प्रोटेक्शन इनको मिलती है। तो इसकी कंपोजिशन जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, ये कुछ इस तरह है कि इसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टिक एसिड इसमें होता है, इसमें केटाइंस होते हैं जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे पाए जाते हैं, और एनाइंस भी यहाँ पाए जाते हैं जैसा कि हमारे साथ Cl है और HCO3 वगैरह ये हमारे साथ यहाँ पाए जाते हैं, और कुछ WBCs भी यहाँ होते हैं। और इन WBCs की वजह से वाइट ब्लड सेल, इनका क्या काम होता है, ये इम्यूनिटी ये इम्यून सिस्टम के इस तरह काम करते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये प्रोटेक्शन करती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारे साथ एडल्ट्स में 80 to 150 ml होता है। 80 to 150 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसका टोटल नॉर्मल वैल्यू होता है एडल्ट्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमारे पास सेरिब्रम है जो कि हमारे पास जो फोर ब्रेन है इसका पार्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। MCQs बन सकती है आप लोगों के लिए कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आप लोग लिखेंगे कि सेरिब्रम इज़ डिवाइड इंटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये जो सेरिब्रम है ये हमारे साथ डिवाइड हुआ है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। हेमिस्फीयर का मतलब हाफ पार्ट में, 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारे साथ सेरिब्रम, विच आर कनेक्ट टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ फिर क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। The superficial part of the cerebrum is composed of nerve cell bodies called gray matter, forming the cerebral cortex, and the deeper layer consists of nerve fiber called white matter. हमारा जो ब्रेन होता है, जो सेरिब्रम होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें सुपरफिशियली जो दिखाई देता है जब हम इसको देखते हैं तो इसमें सुपरफिशियली ये हमें ग्रे कलर का नज़र आता है और इंटरनली वाइट कलर का नज़र आता है। तो ये जो सुपरफिशियली ग्रे कलर का नज़र आता है ये नर्व सेल बॉडीज़ की वजह से है। जो नर्व के सेल बॉडीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ होते हैं उनकी वजह से ये हमें क्या आता है, ये वो ग्रे कलर के यहाँ पे दिखाई देते हैं। उस वजह से ब्रेन को अगर सुपरफिशियली देखा जाए तो वो हमें ग्रे कलर का नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मैटर यानी नर्व सेल बॉडीज़ मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, ये जो नर्व सेल बॉडीज़ होती है इनको जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि आप लोगों ने नर्वस सिस्टम को समझने के लिए पहले इनको समझनी होगी। हम जब ब्रेन की बात करें और ब्रेन में सेल बॉडीज़ की बात करें, न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ की, तो ब्रेन में न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्लूरली अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादाओं की बात करें हम, ज़्यादा हम इनकी बात करें तो हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। जो न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ है जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, उनका जो गुच्छा होता है, उनका ग्रुप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है तो उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। उन्हें अगर सिंगुलर हो तो न्यूक्लियस बोलते हैं और अगर प्लूरल हो तो न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यही सेल बॉडीज़ जो है, यही न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ को हम अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे इन्हीं ग्रुप ऑफ जो सेल बॉडीज़ हैं न्यूरॉन के, इनको हम वहाँ पे गैंग्लियन बोलते हैं, सिंगुलरी गैंग्लिया बोलते हैं और गैंग्लियन। तो ये होते एक ही चीज़ है, दोनों न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ के ग्रुप होते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनको न्यूक्लियाई कहा जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनको गैंग्लियन या गैंग्लिया कहा जाता है।
और इसी तरह जो बंडल ऑफ एक्सोन होती है, एक्सोन जो एक्सोन के हमारे साथ, ये हम सेल बॉडी की बात कर रहे थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, पेरिफेरल में उसको गैंग्लियन बोलते हैं। अगर हम यही बात एक्सोन के लिए करें तो एक्सोन के जो बंडल होता है, जो ग्रुप ऑफ एक्सोन होती है, उनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट बोलते हैं। और अगर वही बंडल ऑफ एक्सोन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उनकी बात करें तो उनको हम नर्व बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है जो हमारे साथ न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, न्यूक्लियाई मीन्स के जो नर्व सेल बॉडीज़ होते हैं वो सुपरफिशियली होते हैं, इसलिए इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। सुपरफिशियली ब्रेन का ग्रे मैटर होता है। और अगर उसको हम डीपली देखें तो डीपली जो लेयर बना होता है वो नर्व फाइबर यानी ट्रैक्ट का बना होता है, ये एक्सोन्स का बना होता है, उसको हम वाइट मैटर कहते हैं। सेरिब्रम हैज़ ए वैरायटी ऑफ डूइंग मैनी फंक्शन। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करता है। सेरिब्रम इज़ ए कंट्रोल सेंटर ऑफ मैनी सेंसरी एरियाज़ लाइक साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। सेरिब्रम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसरी एरियाज़ को कंट्रोल करता है, जैसा कि साइट को हमारे विजन को कंट्रोल करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, स्मेल को, टेस्ट को और हियरिंग को कंट्रोल करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थैलेमस है। थैलेमस इट इज़ अबाउट द मिड ब्रेन कवर्ड बाय द सेरिब्रम। ये जो है जो थैलेमस है ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है, अबाउ लाई करता है और इसको सेरिब्रम ने कवर किया हुआ है। इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेरिब्रम। ये एक रिले स्टेशन का काम करता है। रिले स्टेशन का काम क्या होता है कि ये हमारे जो जितने बर्ड्स है, बॉडी के डिफरेंट बर्ड्स है, वहाँ से इम्पल्सिस को रिसीव करता है और फिर सेरिब्रम को पास करता है। इम्पल्सिस को एज ए रिले स्टेशन काम देता है, मतलब ये कि इम्पल्सिस को बॉडी पार्ट्स से रिसीव करके सेरिब्रम को वो पास कर देता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस है। It is small but important structure which weight around 7 ग्राम। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये स्मॉल होता है लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इसका वज़न जो है 7 ग्राम है। MCQs के लिए आप लोग याद रखें इसे कि हाइपोथैलेमस का वज़न जो है वो 7 ग्राम है। एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब ये न्यूक्लियाई आप लोग समझ गए होंगे कि जो न्यूरोनल सेल बॉडीज़ का गुच्छा होता है, उनका ग्रुप होता है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एट बिलो एंड फ्रंट ऑफ द थैलेमस। ये कहाँ होता है? जो थैलेमस होता है उसके थोड़ा सा उसके नीचे और उसके फ्रंट पे मौजूद होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अज़ान हो रही थी। अब हम कह रहे थे कि थैलेमस जो है
जो थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस के थोड़ा बिलो और इसके फ्रंट में वाक़ होता है, वहाँ पे मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने लोकेशन और स्ट्रक्चर पे एनाटॉमी में ज़्यादा फोकस करनी है, कि लोकेशन एनाटॉमी के लिहाज से, एनाटॉमी के रूह से आप लोगों ने इनकी लोकेशन का याद रखना है कि ये कहाँ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हाइपोथैलेमस की लोकेशन मैंने बता दी। एंड अबाव द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के कहाँ होता है, अबाव होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे होती है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस रेंज फ्रॉम हार्मोन्स प्रोडक्शन टू द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्स। तो जो स्टूडेंट्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस के बिल्कुल, मतलब हाइपोथैलेमस इसके अबाव है। तो जो हाइपोथैलेमस है इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम देता है, मतलब ये कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ कर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहाँ पे जाके उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज़ करवाता है। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है। सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती है। सोमेटोस्टेटिन का ये काम होता है कि ये जो ज़्यादा सिक्रीशन होती है ग्रोथ हार्मोन की उसको रोकता है, उसको इनहिबिट करता है। और हमारे साथ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को और उसके ग्रोथ को मेंटेन करती है। तो हाइपोथैलेमस हमारे साथ एंडोक्राइन सिस्टम में भी जो है वो हेल्पफुल है। और इसका एज ए ब्रेन पार्ट क्या काम होता है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारा थर्मो रेगुलेशन सेंटर है हाइपोथैलेमस। जब भी ब्लड यहाँ से गुजरती है तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि टेम्परेचर कहीं हाई तो नहीं हुआ, अगर हाई हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के अलग मैसेज हमारे इम्पल्सेस जो है वो सेंड करता है हमारे ग्लैंड्स को, हमारे मसल्स को। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर ब्लड में लो है तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे ग्लैंड्स को, हमारे मसल्स को मैसेज करता है, मैसेज वो सेंड करता है, इम्पल्स सेंड करता है। तो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, हंगर को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, और जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको भी हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। अब हमारे साथ स्टूडेंट्स मिड ब्रेन है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सेकेंड पार्ट होता है। इट इज़ स्मॉल इन साइज़ में ये स्मॉल होती है, इसीलिए इसके जिसको डिवाइड नहीं किया गया है। द मिड ब्रेन फंक्शन इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड रिले ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। हमने पढ़ा टेक्टम और टेगमेंटम का। टेगमेंटम जो कि हमारे साथ वेंट्रल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, ये कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट्स की, सर्टेन मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, अनवांटेड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। और जो हमारे साथ टेक्टम होता है, जो डोर्सल साइड होता है मिड ब्रेन का, वो विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस को, उनके लिए वो रिले स्टेशन का काम देता है कि यहाँ पे आके फिर यहाँ से ये ब्रेन के दूसरे पार्ट को ट्रांसफ़र होते हैं, इनको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद पोन्स विरोली है। पोन्स विरोली क्या है? इट इज़ ए स्मॉल लूप लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे साथ हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये एक लूप यानी एक राउंड शक्ल का एक पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। लाइज अबव द मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के ऊपर होता है, ये इसकी लोकेशन है। इट रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड वेकफुलनेस। इसका काम ये होता है कि ये जो ब्रीथिंग रेट है उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है, और जो हमारी स्लीप है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और वेकफुलनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हम सोते हैं, नींद आती है, फिर नींद से हम जागते हैं, तो ये पोन्स विरोली करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज द मोस्ट important part of the brain. The medulla extend from the pons above and is continuous with the spinal cord below. क्या होता है? जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन की। मेड्यूला ऑब्लंगेटा पोन्स से स्टार्ट होता है, पोन्स से
इसके अबाव पोन से वहाँ से ये स्टार्ट होता है और फिर स्पाइनल कार्ड के साथ ये कंटिन्यू होता है। इसके नीचे स्पाइनल कार्ड फिर कंटिन्यू होती है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाइज विद इन द क्रेनियम जस्ट अबाउ द फोरामेन मैग्नम। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये कहाँ मौजूद है, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन हमारे क्रेनियम में है। क्रेनियम में ये लाई करता है जस्ट अबाउ द फोरामेन मैग्नम। जो फोरामेन मैग्नम है उसके जस्ट अबाउ। स्टूडेंट यहाँ पे एक लफ्ज़ आ गया दो, एक फोरामेन एक मैग्नम। फोरामेन फिरोमिना, इसको फोरामिना भी हम बोलते हैं, सिंगुलरी फोरामेन बोलते हैं और अगर प्लूरली बात करें तो फोरामिना बोलते हैं। ये जो होते हैं फोरामिना का मतलब होल होता है। किसी भी होल को हम क्या बोलते हैं, सुराख को फोरामिना बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सुराख हो तो फोरामिना, अगर एक की बात करें तो हम फोरामेन बोलते हैं उसको। और मैग्नम का मतलब है लार्ज। तो ये फोरामेन मैग्नम जो है एक लार्ज सुराख होता है, एक लार्ज होल होता है, जिसके ज़रिए जो ब्रेन है वो स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट है। किसके थ्रू? मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू। यहाँ पे ये कह रहा है कि मेडुला ऑब्लंगेटा की लोकेशन ऐसी है कि क्रेनियम में है, हमारे क्रेनियल कैविटी में है, जस्ट अबाउ द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के जस्ट अबाउ मौजूद है। इसके नीचे स्पाइनल कार्ड जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो फोरामेन मैग्नम के ज़रिए जो स्पाइनल कार्ड है वो अटैच है ब्रेन के साथ। Spinal special reflexes such as heartbeat, respiration, salivary gland secretion, जो स्पेशल रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसा कि हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना, स्लाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को, जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करना, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना, स्वालविंग यानी निगलना उसको कंट्रोल करना, कफिंग और स्नीजिंग जो है, इन सब के लिए जो सेंटर है वो हमारे साथ मेडुला ऑब्लंगेटा में मौजूद है। इन सब को मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के साथ अब न्यूरॉन की वो डायग्राम जो है वो यहाँ दी गई है। डेंड्रोइड्स आप लोगों ने समझ लिए कि न्यूरॉन के डेंड्रोइड्स क्या होते हैं। इसकी न्यूक्लियस है और इसमें अंदर ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं। ये हमारे साथ सेल बॉडी है। सेल बॉडी के इर्द गिर्द डेंड्रॉइड या डेंड्रॉन है और फिर ये जो येलो कलर का है ये एक्सॉन है। यहाँ पे माइलिन शीट भी आप लोगों को दिखाई गई है। यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर भी आप लोगों को दिखाए गए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे इसके अंदर ऑरेंज कलर के शिवान सेल भी आप लोगों को दिखाए गए हैं और इनके फंक्शंस मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल आप लोगों को दिखाए गए हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल है जहाँ एक्सॉन एंड होता है। तो इसके जो एक्सॉन टर्मिनल के लास्ट स्टेजेस जो है यहाँ पे छोटे छोटे से एक राउंड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन है। ये जो हमारे साथ जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ से फिर वो रिलीज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फिर फंक्शंस उनके होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस डायग्राम की तरह आते हैं कि इसमें कोई नया वर्ड तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को सेरिब्रम दिखाई गई है जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। साइड में आप लोगों को ब्रेन स्टेम दिखाई गई है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ बन सकती है, एमसीक्यूज़ ऐसी बन सकती है आप लोगों के लिए कि ब्रेन स्टेम के कितने वो होते हैं, पार्ट होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे वहाँ पे मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, ये तीन चीज़ें जो है वो कंटेंट्स है किसके? ब्रेन स्टेम के। तो ऐसी एमसीक्यूज़ बन सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनको हम मिला के क्या बोलते हैं? डायनसेफेलॉन बोलते हैं। टू और थे इसके साथ जो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो मेन डिवीज़न जो है वो। और सेरिब्लम है जो कि लास्ट में गोल गोल सा पार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को सर्वाइकल इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड दिखाई गई है। जो सर्वाइकल रीजन होता है वहाँ पे भी इनलार्जमेंट होती है स्पाइनल कार्ड की। ये जो हमारे आर्म्स होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है, उनके करस्पॉन्ड में ये जो है इनलार्जमेंट होती है। ये C5 से लेकर वर्टिब्रा, जो C5 है सर्वाइकल 5 वर्टिब्रा, उससे लेकर थोरेसिक 1 वर्टिब्रा जो T1 वर्टिब्रा है वहाँ तक होती है। और जो लंबर, और यही इसी तरह एक इनलार्जमेंट जो है वो लंबर में भी है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है लंबर इनलार्जमेंट जो है स्पाइनल कार्ड का। ये हमारे लेग्स से रिलेटेड होता है, लेग्स के करस्पॉन्डिंग में ये इनलार्जमेंट होती है। ये हमारे L2 से लेकर S3 तक होता है। L2 मीन्स के लंबर 2 वर्टिब्रा से लेकर सैक्रल 3 वर्टिब्रा तक
ये इनलार्जमेंट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाँ मेनिंजेस आप लोगों को दिखाए गए हैं। जो आउटर मोस्ट मेनिंजेस है उसको हम दूरा मैटर बोलते हैं। इसके बाद अर्कनोइड मैटर है, और जो सबसे इंटरनली लाई करता है वो पाया मैटर है। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे फिल्म टर्मिनेल का बताया है। स्टूडेंट्स, ये जो फिल्म टर्मिनेल होता है ये उसे कहते हैं कि ये जो मेनिंजेस होते हैं ना स्टूडेंट, जो स्पाइनल मेनिंजेस है, जो दूरा मैटर और कनोइड मैटर, ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड, ये यहाँ पे L1 जो है, जो हमारे साथ नंबर 1 जो वर्टिब्रा होता है, वहाँ आके स्पाइनल कार्ड जो है वो एंड होती है। यहाँ तक स्पाइनल कार्ड होती है, इससे आगे फिर स्पाइनल कार्ड नहीं होती। तो नंबर 1 में जब स्पाइनल कार्ड की एंड हो जाती है तो इसके साथ साथ दूरा मैटर और अर्कनोइड मैटर दोनों यहाँ तक इनकी भी एंडिंग हो जाती है। इससे आगे ना तो स्पाइनल कार्ड किया हुआ है नंबर 1 वर्टिब्रा से, ना तो हमारे साथ दूरा मैटर गई हुई है और ना अर्कनोइड मैटर गई हुई है। लेकिन पाया मैटर जो है वो कॉक्सिक्स जो है, कॉक्सिक्स लास्ट जो पार्ट है हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम का, वहाँ तक किया हुआ है। तो इसीलिए इस कॉक्सिस के जो एक थिन सा लेयर होता है जो कि बस अकेले ही कॉक्सिस रीजन तक गया हुआ है पायामेटर का, उसको हम बोलते हैं फिल्म टर्मिनेल। टर्मिनेल मीन्स कि ये लास्ट तक गया हुआ है, और फिल्म के ये एक छोटा सा थिन लेयर होता है पायामेटर का, जो कि अकेले दूरामेटर और अर्कनोइड मैटर के अलावा, स्पाइनल कार्ड के अलावा अकेले लास्ट तक गया हुआ है, इसलिए इसको फिल्म टर्मिनेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स, जो बोन्स थे उनके मुनासिबत से आप लोगों को ब्रेन के पार्ट दिखाए गए हैं। फ्रंटल लूप आप लोगों को ब्रेन के लूप्स दिखाए गए हैं। फ्रंटल लूप जो फ्रंटल बोन के नीचे होता है उसको हम फ्रंटल लूप कहते हैं। पेराइटल लूप जो पेराइटल बोन होते हैं उनके नीचे होता है, उसको जो कि येलो कलर का यहाँ दिखाया गया है। पिंक कलर का आप लोगों को जो पर्पल कलर का दिखाया गया है, ये टेम्पोरल लूप है जो कि टेम्पोरल बोन के नीचे होता है। इसके नीचे स्पाइनल कार्ड आप लोग देख सकते हैं। साइड में ये डार्क ऑरेंज कलर का सेरिब्लम आप लोग देख सकते हैं। लाइट ब्लू कलर का ऑक्सीपिटल लूप आप देख सकते हैं। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ये होती है, इसलिए इसको ऑक्सीपिटल लूप कहा गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। द सेरिब्लम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, ऑक्युपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि ये जो सेरिब्लम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्लम जो है ये पोन्स के बिहाइंडली, इसके लोकेशन से स्टूडेंट्स, कि पोन्स जो है उसके बिहाइंड, उसके पीछे, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है सेरिब्रम का उसके नीचे मौजूद होता है। पोन्स के पीछे और जो सेरिब्रम होता है उसके पोस्टीरियर पोर्शन के नीचे, उसके बिलो प्रेजेंट होता है। और इसने जो हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है उसको कवर किया हुआ है, उसके अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स, फोसा जो है वो कैविटी को कहते हैं। कैविटी को हम क्या बोलते हैं? फोसा बोलते हैं। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा मींस के हमारे क्रेनियम का पोस्टीरियर साइड और वहाँ पे मौजूद फोसा, तो इसको हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बोलते हैं। और इसके अंदर सेरिब्लम मौजूद होता है। एमसीक्यूज बन सकती है कि विच वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अंडर द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, तो आप लोग लिखेंगे सेरिब्लम। सेरिब्लम कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी एंड गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन। सेरिब्लम क्या करता है? हमारे मसल्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, उनको बैलेंस में रखता है, और स्मूथ और एक्यूरेट मोशन हमें करने में मदद देता है कि स्मूथली और एक्यूरेटली दुरुस्त हम क्या करें? मोशन करें। अब स्टूडेंट्स पे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ सेंट्रल केबल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सेंट्रल केबल इसे कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक कनेक्टिंग ब्रिज होता है हमारे बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान, इसलिए इसको केबल से वो तशबीह दी गई है। It is about 18 inches long and about half an inch in width। ये 18 inches long होता है और इसकी जो width होती है वो half an inch होती है।
इट रन थ्रो द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये गया हुआ है अंदर से। इट इज़ कंटिन्यूस इन फ्रंट विद द ब्रेन, ब्रेन के साथ कंटिन्यू है, ये ब्रेन के साथ कंटिन्यू होके गया हुआ है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड शो दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, जब हम इसको क्रॉस सेक्शन करें, इसको देखें, इसको सेक्शन करके क्रॉस करके इसको देख ले अगर हम, तो इसके टू पार्ट्स हमें दिखाई देंगे। आउटर पार्ट जो होगा वो वाइट मैटर होगा और जो इनर पार्ट होगा वो ग्रे मैटर होगा। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ब्रेन जो है उसके अपोजिट है। ब्रेन में हमें ऊपर से ग्रे मैटर दिखाई देती थी और अंदर से हमें वाइट मैटर दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ पे बाहर से सुपरफिशियली स्पाइनल कार्ड में हमें वाइट मैटर दिखाई देगी और इसके सेंटर में ग्रे मैटर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ गेंगलियन होते हैं, गेंगलियन का मैंने आप लोगों को बताया कि गेंगलिया हमारे साथ जो सेल बॉडीज़ की गुच्छा होती है, सेल बॉडीज़ के ग्रुप होते हैं, उनको हम गेंगलियन बोलते हैं। यहाँ गेंगलियन जो है वो सेंटर में आ जाते हैं, इसलिए सेंटर हमारे साथ ग्रे दिखता है। और जो एक्सोन होती है, जो एक्सोन का जो एक्सोन का जो ग्रुप होता है जिसे हम नर्व कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट कहते थे, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व बोलते हैं, वो बाहर की तरफ है, सुपरफिशियली है, तो इसीलिए बाहर की तरफ हमें वाइट मैटर दिखाई देती है। The spinal cord performs two main functions. First, it serves as intermediate link between the brain and other part of the body. ये जो स्पाइनल कार्ड है ये हमारे साथ टू काम करता है, टू मेन फंक्शंस इसके हैं। एक तो ये कि ये एक इंटरमीडिएट लिंक होता है हमारे बॉडी और ब्रेन के दरमियान, हमारे बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके और ब्रेन के दरमियान एक लिंक होता है। दूसरा ये कि ऑलमोस्ट ऑल रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कार्ड, ज़्यादातर जो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है उनको स्पाइनल कार्ड जो है वो कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो कि अगर कोई स्टिमुलाई आ जाती है, स्टूडेंट को स्टिमुलस यानी कोई चेंजेस आ जाती है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियसली जो मूवमेंट देते हैं, एकदम से उसको जो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो सेकंड्स के हद तक भी नहीं होते, सेकंड्स से भी कम वक्त में हम उनको फिर क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स शो करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलस यानी चेंजेस को, तो उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसलिए पॉसिबल होते हैं क्योंकि इनका एक पाथवे मौजूद होता है। उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो कि क्या करता है, ये जो इम्पल्स जब चेंजेस आ जाते हैं, तो इम्पल्स जब जाती है तो उसको ब्रेन में पहुंचने से पहले ही उस पर एक्शन करते हैं। ये जो रिफ्लेक्स आर्क होती है ये उस पर एक्शन करते हैं और वो वापस जल्दी से मैसेज लेके आता है, तो फिर हम जो है वो जो एक्शन हो रही थी उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी बहुत ही गर्म चीज़ के ऊपर हमारा हाथ लग जाता है, तो यहाँ पे इम्पल्स क्रिएट होके जब स्पाइनल कार्ड तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वो इस पर एक्शन करती है और दोबारा जो वो मैसेजेस है और वो इम्पल्स है, जो कमांड है, वो जल्दी से हमारे मसल्स को आ जाती है और हम जल्दी से हाथ उठा लेते हैं। तो वो सेकंड से भी कम वक्त होता है जिसमें हम वो एक्शन करते हैं, तो इनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं और ये स्पाइनल कार्ड जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है। आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ ले। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल दे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और आप लोगों को जो चैप्टर मुश्किल हुआ आपके कोर्स में, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री से है, एनाटॉमी से है या फिजियोलॉजी से है, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में वो चैप्टर, मुझे उस चैप्टर का नाम लिख दें, फिर मैं उसको आप लोगों को डिलीवर उस चैप्टर को करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।